को मेरा प्रणाम। आप सभी का स्वागत है भाव सुधा के फेसबुक लाइव पेज पर। और आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। आइए भगवान की एक प्रार्थना के साथ आज की शुभ संध्या का शुभारंभ करें। गाइए गुणगान प्रभु का, बन सचेतन आत्मा। गाइए गुणगान प्रभु का, बन सचेतन आत्मा। खोल चक्षु ज्ञान के, खोल चक्षु ज्ञान के, तुझको मिलेंगे परमात्मा। गाइए गुणगान प्रभु का। ज्ञान से ही ध्यान है, बिन ज्ञान के मुक्ति नहीं। साधना के द्वार तक आए बिना सीधी नहीं। हो फिदा परवान तो, हो फिदा परवान तो, महफिल में आए शिव समा। गाइए गुणगान प्रभु का, बन सचेतन आत्मा। खोल चक्षु ज्ञान के, खोल चक्षु ज्ञान के, तुझको मिलेंगे परमात्मा। रोशनी अंतर में भर ले, सारे पर्दों को हटा। तेरे द्वारे प्रभु पधारे, अपनी पलकों को उठा। चांदनी राहों में बिखरी, चांदनी राहों में बिखरी, प्रभु बने हैं रहनुमा। गाइए गुणगान प्रभु का, बन सचेतन आत्मा। खोल चक्षु ज्ञान के, खोल चक्षु ज्ञान के, तुझको मिलेंगे परमात्मा। गाइए गुणगान प्रभु का। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं बबीता आप सभी लोगों को प्रणाम करती हूँ। भाव सुधा फेसबुक पेज पर लाइव मैं आज आप सभी लोगों के मध्य उपस्थित हुई हूँ। और सबसे पहले मैं आप सभी लोगों के मध्य अपना सूक्ष्म परिचय रखना चाहती हूँ। मेरा नाम बबीता थपलियाल मैठानी है और मैं टिहरी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। अभी वर्तमान में मैं श्रीनगर में रहती हूँ क्योंकि मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में लेक्चरर के पद पर कार्यरत हूँ और श्रीनगर में ही मेरा निवास स्थान अभी है। और आज आप सभी लोगों के मध्य मैं एक भावसुधा पेज के माध्यम से उपस्थित हुई हूँ। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, एक टीचर होने के साथ साथ। और जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं अपने क्षेत्र में और क्षेत्र से बाहर भी विभिन्न जगहों पर एक मोटिवेशनल स्पीकर यानी एक प्रेरक वक्ता के तौर पर जाती हूँ और आप सब लोगों के बीच में अपनी बातें रखती हूँ, अपने विचार रखती हूँ। तो आप सब लोग भावसुधा पेज के माध्यम से मुझसे जुड़ रहे हैं। और सबसे पहले मैं भावसुधा पेज के जो एडमिन हैं यानी जो संस्थापक हैं हमारे बड़े भाई श्री नंदन राणा नवल भाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपने मुझे अपने इस पेज पर आमंत्रित किया है और मेरे विचार लोगों तक पहुंच सकें, इसके लिए एक बहुत ही सशक्त माध्यम आपका ये पेज बनेगा, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। नंदन राणा भाई जी जो हैं
वो रुद्रप्रयाग में एक शिक्षक हैं और साथ ही गढ़वाली और हिंदी साहित्य पर कई रचनाएं लिख चुके हैं और लिखते हैं हिंदी की, और अपनी गढ़वाली भाषा की सेवा कर रहे हैं अपनी शब्द शक्ति के द्वारा। तो भाई जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने मुझे इस योग्य समझा और अपने पेज पर आमंत्रित किया। इस पेज के माध्यम से बहुत सारे लोग हमसे जुड़ गए हैं। आगे अपनी बात रखूं उससे पहले मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं। सुरेंद्र दत्त नौटियाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सर। वीरेंद्र भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पेज पर। राकेश भट्ट सर प्रणाम है आपको, बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना आशीर्वाद दे रहे हैं मुझे। रेखा रतूड़ी मैठानी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शालिनी चंदोला दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पेज पर। विजय सिंह पंवार जी, आपका स्वागत है। सागर पहाड़ी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद सागर पहाड़ी जी। वीरेंद्र नेगी भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आपका हमेशा ही मुझ पर प्यार रहता है। विजय सिंह पंवार जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। विजय सिंह पंवार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जितने भी लोग जुड़े हैं इस पेज के माध्यम से, आप सभी लोगों को एक बार पुनः मैं प्रणाम करती हूँ। तो आज इस पेज के माध्यम से भी मैं आप सब लोगों के बीच में अपनी कुछ बातें रखना चाहती हूँ। और आज जो मेरी चर्चा का विषय होगा, तो जैसे कि आपको पता है ये पेज ही भाव सुधा है, और एक कलाकार के लिए कहिए या कवि के लिए कहिए, एक साहित्य प्रेमी के लिए कहिए या फिर एक रचनात्मक व्यक्ति के लिए कहिए, भाव का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो आज मेरी जो ये चर्चा है ये कहीं ना कहीं भाव सुधा, जो ये पेज का नाम है, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया, इसी शब्द के चारों तरफ मेरी जो चर्चा है वो केंद्रित होने वाली है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर गीतांशु कपरवान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। द्वारिका नौटियाल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे आप जानते हैं, आपको पता है कि परमात्मा की जो कृति है, जितनी भी संसार में रचनाएं भगवान ने की हैं, उनमें मनुष्य सर्वश्रेष्ठ कृति है परमात्मा की। और क्यों है? क्योंकि व्यक्ति को जो है वो विवेक की शक्ति के साथ साथ वाणी की शक्ति भी दी है, और जो भी हमारे मन में भावनाएं होती हैं उन भावों को हम अपनी वाणी में व्यक्त कर पाते हैं। तो ऐसा वरदान परमात्मा ने केवल मनुष्य को ही दिया है कि वो अपने मन की भावनाओं को, अपने भावों को, अपने फीलिंग्स को लोगों तक शेयर कर पाता है। और जो ये वरदान मिला है वाणी का, उसके माध्यम से व्यक्ति जो है, जो व्यक्ति के अंदर रचनात्मकता होती है, उस रचनात्मकता को बाहर दुनिया तक, समाज तक पहुंचाता है। और ये जो व्यक्ति की रचनात्मकता की जो भावना होती है, यानी उसके अंदर जो क्रिएटिविटी होती है या उसके अंदर की जो कला होती है, फिर वो उसके मान सम्मान को भी बढ़ाती है, समाज में उसको प्रतिष्ठा दिलवाती है, उसको यंग और एनर्जेटिक बना के रखती है। तो व्यक्ति अपने भावों को जो है अपनी वाणी के माध्यम से लोगों तक प्रेषित कर पाता है। इसीलिए मैंने कहा कि परमात्मा की जो सबसे अच्छी कृति है वो मनुष्य को माना जाता है। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये भावनाएं हमारे अंदर आती हैं, ये भावनाओं का स्रोत क्या है, इसका ओरिजिन क्या है, ये कहाँ से आती हैं? तो व्यक्ति के मन में जो भावनाएं हैं उनका जो स्रोत है, यानी उनका जो ओरिजिन है, वो उसके विचार हैं। और अमित नेगी जी कह रहे हैं कि बिन भाव कवि रचना साहित्य सब सुन। बहुत अच्छी बात आपने कही अमित नेगी जी, बिल्कुल सच बात है। राजाराम थपलियाल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि मैं कहाँ से हूँ, तो मैंने अपना परिचय शुरू में ही दिया। मैं टिहरी के घनसाली में भिलंगना ब्लॉक की रहने वाली हूँ, और अभी वर्तमान में मैं श्रीनगर में रहती हूँ। और हाँ जी, तो अभी मैं वर्तमान में श्रीनगर में रहती हूँ। तो हमने जैसे कि कहा कि भावनाएं जो हैं वो, उनका उद्गम कहाँ से होता है? तो भावनाओं का उद्गम विचारों से होता है। जिस प्रकार के व्यक्ति के विचार होते हैं उसी प्रकार की उसकी भावनाएं होती हैं। और आप जानते हैं कि हमारे जीवन में हमारे विचारों का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि संकल्प से सृष्टि होती है। जैसे हमारे विचार हैं उनसे वैसी ही हमारी फिर सृष्टि होती है, वैसे ही हमारा आचार व्यवहार होता है, और फिर उस आचार व्यवहार की वजह से वैसे ही फिर हमारा
जीवन होता है। तो जिस तरह से हम जब कोई भी कार्य करते हैं अपने दैनिक जीवन में, कोई भी फिजिकल वर्क जब हम करते हैं, तो उस फिजिकल वर्क को करने के लिए हमें कोई एनर्जी की जरूरत होती है। तो जिस प्रकार से हम कोई भी फिजिकल वर्क कर रहे हैं और उसके लिए हमें ऊर्जा हमारी लगती है, उसी तरह से जब हम सोचते हैं तो सोचने में भी हमारी ऊर्जा खर्च होती है। तो फिजिकल वर्क जब करते हैं तो फिजिकल एनर्जी उसमें जो है यूज होती है, और जब हम सोचते हैं यानी विचार करते हैं तो उस विचार में जो है हमारी मनः शक्ति लगती है, यानी हमारे मन की शक्ति खर्च होती है। अब ये डिपेंड करता है कि हमारे विचार किस तरह के हैं। अगर हमारे विचारों की क्वालिटी अच्छी है, उनकी स्पीड कम है, तो फिर हमारी मनः शक्ति बढ़ती है। और अगर हमारे विचारों की शक्ति लो है, और यानी कि उनकी जो क्वालिटी है वो लो है और उनकी स्पीड यानी उनकी गति तीव्र है, तो मन की जो शक्ति है, जो पावर है, वो डिप्लीट होती है, यानी वो उसका क्षरण होता है, वो क्षय होती है। तो भाई मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि विचारों को कई भाग और फिर उनके विभाग, कई प्रकार से मनोवैज्ञानिकों ने विचारों को बांटा। लेकिन क्योंकि समय की सीमा भी होती है लाइव कार्यक्रम में, तो फिर मैं बहुत सूक्ष्म में आप लोगों के मध्य जो कुछ मैंने पढ़ा और थोड़ा समझा अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार, उसके अनुरूप कहना चाहूंगी कि मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि मन में कई प्रकार की कैटेगरी के जो विचार हैं वो जनरेट होते हैं, यानी उत्पन्न होते हैं। तो मोटे मोटे तौर पे अगर मैं कहूँ तो सबसे पहले हम कह सकते हैं पॉजिटिव थॉट्स, यानी सकारात्मक विचार। तो आप जानते हैं कि सकारात्मक विचार कौन से विचार होंगे? ऐसे विचार जिनसे हमारे मन में उत्साह बढ़े, हमारी विल पावर स्ट्रांग हो, हमारा मन जो है वो हर समय उत्साहित रहे, खुश रहे, संतुष्ट रहे। तो यही ऐसे विचार जो हमें शांति देते हैं, हमारे मन को खुशी प्रदान करते हैं, वो पॉजिटिव थॉट्स होते हैं। तो अगर हम एक लाइन में पॉजिटिव थॉट्स यानी सकारात्मक विचारों को कहें, तो कौन से विचार सकारात्मक होंगे, कौन से विचार हम उनको पॉजिटिव कहें? तो कोई भी परिस्थिति या कोई भी व्यक्ति, क्योंकि दूसरे लोगों पर हमारा नियंत्रण नहीं है, दूसरी परिस्थितियों पर हमारा नियंत्रण नहीं, तो कोई भी व्यक्ति या कोई भी परिस्थिति यदि हमारे सामने आ जाए तो उस व्यक्ति और उस परिस्थिति में भी पॉजिटिव देखना, उसका सही वाला पक्ष देखना। हो सकता है कि कुछ चीजें उसमें ऐसी हों कि जो हमारे अनुकूल ना हो, जो हम चाहते हैं वैसे ना हो, लेकिन उसमें भी, उन परिस्थितियों और उस व्यक्ति में भी उसकी बेस्ट साइड को देखना, उसका सबसे सही पक्ष देखना, वो एक सकारात्मक व्यक्ति की पहचान होती है। अर्थात वो व्यक्ति सकारात्मक सोचता है, वो हमेशा जो है वो उस परिस्थिति में से भी, उस अगले व्यक्ति में से भी अच्छी चीज को ही देख रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि उसके मन में ना किसी के प्रति रोष रहेगा, ना नेगेटिविटी आएगी, तो फिर उसका मन संतुष्ट है, उसका मन स्थिर है, उसका मन उत्साहित है, तो फिर उसकी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, उसके मन की जो ऊर्जा है वो उसका क्षरण नहीं होगा, वो उसकी ऊर्जा बनी रहेगी और फिर वो उस मन की ऊर्जा को कहीं और यूज कर पाएगा अपने जीवन में, जो भी उसके गोल्स हैं उनको प्राप्त करने में उसको लगा सकता है। और फिर दूसरे तरह के विचार, जस्ट इसका अपोजिट है, आप जानते हैं, हम कहते हैं आम जिंदगी में कि भाई वो व्यक्ति तो बहुत नेगेटिव है, वो उसके पास बैठ जाओ तो बस किसी न किसी रूप में हमें तो वहां से कुछ ना कुछ नेगेटिव ही देखने को मिलेगा। कभी कभी क्या होता है कि हम जब बहुत दुखी होते हैं तो हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बैठना पसंद करते हैं जो हमेशा हंसमुख हो, लाइट माहौल बना के रखे। और कोई व्यक्ति हमारे सामने हो जो हमेशा अपना दुखड़ा रोता रहे, अपनी परेशानियों का ही वर्णन करे, चिंतन करे, तो हम कहते नहीं, उसके साथ तो नहीं बैठना है। तो नकारात्मकता जो है वो कौन से विचारों को हम पहचानेंगे अपने अंदर की, ये नेगेटिव थॉट्स हैं। तो जितने भी हमारे अंदर घृणा के, रोष के, नाराजगी के, दुख के, हर्ट के, एंजाइटी के जो भी थॉट्स होते हैं वो सारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं। और व्यक्ति की सबसे ज्यादा ऊर्जा, सबसे ज्यादा मनः शक्ति जो डिप्लीट होती है, जो क्षय होती है, वो नेगेटिव थॉट्स में होती है। क्योंकि व्यक्ति इतना ज्यादा इनके जाल में उलझ जाता है कि फिर वो इन्हीं के बीच में सोचता रहता है, उसको पता भी नहीं चलता कि उसका मन कब खाली हो गया और वो कब इतना कमजोर हो गया। फिर कोई छोटा सा भी चैलेंज जब जीवन में आता है तो फिर वो अपने आप को थका हुआ महसूस करता है और फिर उनको उस परिस्थिति को या उस कठिनाई को फेस करने में उसको असमर्थता लगती है। और यहाँ पर राकेश चंद्र सेमवाल जी
बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। प्रदीप पुजारी सर, आप बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सुरेंद्र दत्त नौटियाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतीक राणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेमलता अंथवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बुआ जी यहाँ पर। विजय सिंह पवार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप पुजारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं कह रही थी कि नेगेटिव जो थॉट्स होते हैं, यानी जो नकारात्मक विचार होते हैं, वो हमारी मनः शक्ति को पूरा खर्च कर लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा मन कब खाली हो गया है और हम कब इतना, हमारा मन जो है वो हम मनोरोगी बन गए हैं, हमारा मन बेचारा बीमार हो गया है। फिर एक प्रकार के थॉट्स और हैं जिनको कह सकते हैं हम कि न्यूट्रल थॉट, यानी जो हमारे दैनिक आवश्यकताओं से जुड़े हुए विचार हैं। जैसे मुझे सुबह उठना है, ऑफिस के लिए तैयारी करनी है, ये बनाना है, फ्यूचर के लिए कोई एक गोल सेट करना कि हाँ ये मुझे आगे करना है, और उस चीज़ को फिर एक बार डिसाइड किया और फिर उस पर ज़्यादा ना सोच करके उसके अनुरूप काम किया। ये हमारे जीवन की आवश्यकता के अनुसार हमारे थॉट्स होते हैं, जिनको न्यूट्रल थॉट्स कहते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक अगला प्रकार आता है विचारों का, जिनको हम कहते हैं व्यर्थ विचार, यानी व्यर्थ संकल्प। तो कभी कभी जो हमारे न्यूट्रल थॉट्स होते हैं, जो हमारे नेसेसिटी के जो थॉट्स होते हैं, जो हमारे दैनिक जीवन के लिए, रोजमर्रा के कामों के लिए हम जो भी सोचते हैं, उनके साथ कभी कभी व्यर्थ भी आ जाता है। और व्यर्थ संकल्प कौन से हैं? तो व्यर्थ संकल्प वो संकल्प हैं कि जब कोई दूसरा व्यक्ति या कोई दूसरी परिस्थिति या कोई दूसरा समय, उसके बारे में हम सोचते हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो जब हम इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, उन्हीं चीज़ों में घुसे रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा हमारे मन की ऊर्जा खत्म होती है। और जो ये व्यर्थ संकल्प होते हैं, इनकी स्पीड भी बहुत तेज होती है और क्वालिटी बिल्कुल इनकी कुछ भी नहीं होती, यानी इनके गुण तो कुछ भी इनमें नहीं होता कि वो हमें कुछ फ़ायदा दें। तो नुकसान देते हैं, और नुकसान भी क्या देते हैं कि हमारी मनः शक्ति इसमें खत्म होती है। जैसे मान लीजिए कि हम अधिकतर, आप ध्यान दीजिएगा, जब हम अपने दैनिक जीवन में भी बैठे रहते हैं, कभी कोई भी काम कर रहे हैं, तो हम काम करते करते उस काम को खत्म कर देते हैं, दूसरे काम में भी लग जाते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि हमने वो काम खत्म भी कर दिया, क्योंकि हमारा माइंड इतना बिजी होता है, इतना बिजी होता है कि हम उस काम को करते करते समझ ही नहीं पाते हैं कि हम कौन सा काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा माइंड तो कहीं और ही बिजी है। और जब अगर हम थोड़ा सा रुक के सोचें कि मैं क्या सोच रही हूँ या क्या सोच रहा हूँ, तो हम कुछ भी नहीं सोच रहे होते हैं इतना इंपॉर्टेंट कि जिसकी जरूरत है सोचने की। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि सोचते तो रहते हैं, लेकिन जब हमें पता चलता है हमने क्या सोचा कि आज मैं रास्ते से जा रहा था तो मुझे वो व्यक्ति मिला, उसने मुझे ऐसे बोला, और फिर उसने इस तरह के कपड़े पहने थे, वो इस तरह से बात कर रहा था, उसको ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, तो हम पर चिंतन करने लगते हैं या पर स्थितियों का चिंतन करने लगते हैं और उसी में इतने उलझे रहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मुझे सुबह उठ के कहीं जाना है जल्दी, और मैंने रात को एक मतलब एक न्यूट्रल थॉट क्रिएट किया कि मुझे कल इतने बजे उठना है और जाना है, तो हमने अलार्म लगाया, हम गए, लेकिन हमारे मन में बार बार एक ही संशय है कि कहीं मैं देर हो गया, अगर मैं देर हो गया तो वहाँ जाके ये होगा, मुझे मेरा ये काम बिगड़ जाएगा, ये सिचुएशन आ जाएगी वो। तो ये एक विचार के पीछे कितना व्यर्थ हमने सोचा। तो इस व्यर्थ में हमारी अधिकतर, हम सभी की, अधिकतर लोगों की जो हमारी जो संकल्प शक्ति है वो वहाँ वेस्ट होती है। अधिकतर हम लोग व्यर्थ ही सोचते हैं। नेगेटिव तो तभी व्यक्ति सोचता है जब उसके ऊपर कोई नेगेटिव परिस्थिति आ जाती है, और पॉजिटिव सोचने की आजकल बहुत कम, हम लोग अपने व्यस्ततम जीवन में बहुत कम ही ऐसा हो पाता है कि जो लोग हर सिचुएशन में पॉजिटिव ही सोचें। क्योंकि गीता में भगवान ने कहा कि सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, हार हो जीत हो, हर परिस्थिति में एक समान अपने मन का संतुलन रखना। तो ये बहुत कम हम लोग कर पाते हैं, क्योंकि हम अपने जीवन में इतने बिजी हैं कि हम अपने मन को ही समय नहीं देते, अपने मन की चेकिंग ही नहीं कर पाते हैं कि हमारा मन क्या चाहता है, हम क्या सोच रहे हैं, हमारे विचारों की क्वालिटी क्या है। तो इसलिए मैं आपसे ये बात कर रही हूँ, क्योंकि हमारा जो विचार है, हमारे विचारों से ही हम बनते हैं। हम जो आज हैं वो हमारी विचार शक्ति है, हमारा विचार करने की आदत है, जिसकी वजह से आज हम जो हैं जहाँ हैं। तो ये हमारी सृष्टि, इसीलिए कहा कि विचारों से, संकल्पों से सृष्टि होती है। जैसे हमारे संकल्प होंगे वैसी हमारी सृष्टि होगी। तो मैंने कहा कि भाव सुधा, मैंने इस पेज को के ऊपर इसीलिए आई चर्चा की कि क्या होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा व्यर्थ चिंतन करते हैं तो हमारे मन की जो शक्ति है वो खत्म होती है।
तो यदि हम अपने मन पर सिर्फ इतना भी ध्यान दें कि हम किस प्रकार के विचारों को अपने जीवन में जगह देते हैं, या हमारे मन में जो विचार चल रहे हैं उस पर हम ध्यान दें कि हमें किस तरह के विचारों को महत्व देना है अपने जीवन में, तो विचारों से क्या होगा, हमारा व्यवहार बनेगा। विचारों से हमारी भावनाएं शुद्ध होंगी, तो शुद्ध विचार होंगे तो शुद्ध भावनाएं होंगी, शुद्ध भावनाएं होंगी तो फिर शुद्ध हमारा व्यवहार होगा, और हमारे मन में जो है वो हमारे मन की शक्ति का संचय होगा, और उस शक्ति को फिर हम अपने जीवन में जो हमने गोल सेट किए हैं उन गोल्स को अचीव करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी बात थी जो मैंने आप सभी के मध्य विचारों को लेकर के रखी। हालांकि ये बहुत ही एक विस्तृत टॉपिक है जिस पर कई बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक और साइकियाट्रिस्ट जो हैं वो चर्चाएं करते हैं, बहुत बड़ा विषय है, लेकिन फिर भी मैंने बहुत शॉर्ट में इसको आप सभी के मध्य रखने का प्रयास किया। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि ये जो हमारी भावनाएं हैं ये वास्तव में अमृत का काम कर सकती हैं हमारे लिए। जैसे भाई जी ने पेज का नाम रखा भाव सुधा, तो हमारी जो ये भावनाएं हैं वास्तव में अमृत ही हैं, लेकिन अमृत वो तब हैं जब हम उनको उस तरह के विचारों से सींचेंगे जिससे कि वो वास्तव में वो अमृत बने, और फिर उसको हम अपने जीवन में उसका प्रवाह करें। तो अमृत जहाँ जाएगा वहाँ अमरता ही फैलाएगा, जहाँ पर भी अमृत का प्रयोग होगा वहाँ अमृत ही बरसेगा। तो फिर इसलिए जो है विचारों का बहुत महत्व है, हमें अपने जीवन में अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए। और मैंने ये भी देखा कि जैसे आजकल की हमारी जनरेशन है उनके पास टेक्नोलॉजी और गैजेट्स इतने ज़्यादा हैं कि वो अपनी जो नैसर्गिक सोचने की जो शक्ति है उसके लिए उनके पास टाइम ही नहीं है। उनका माइंड हर समय उन गैजेट्स में इतना बिजी है कि उनकी जो नैसर्गिक जो संकल्प शक्ति है उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता। और हम जो है मोबाइल में इतना बिजी हैं, इंटरनेट में, और इंटरनेट में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है कि हम ओवर इन्फॉर्मेशन आज के ज़माने में ले रहे हैं। ओवर इन्फॉर्मेशन एक तो होती है जानकारी जो हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन हम इन गैजेट्स के माध्यम से ओवर इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं जिसकी हमें ज़रूरत भी नहीं, हम ऐसे भी ज्ञान ले रहे हैं। आप फेसबुक खोलेंगे आपको हज़ारों जानकारी मिलेगी, आप यूट्यूब खोलेंगे आपको हज़ारों नॉलेज मिलेगी। तो हमें उसमें से वो चीज़ लेनी है जो हमारे लिए ज़रूरी है, जो हमारे जीवन में हमारे गोल्स को प्राप्त करने में हमारी मदद करें। हमें ओवर इन्फॉर्मेशन भर करके अपने माइंड में कचड़ा नहीं करना है, क्योंकि ओवर इन्फॉर्मेशन भी क्या होता है, ओवर थिंकिंग का कारण बनती है। जितनी ज़्यादा हमें एक्स्ट्रा नॉलेज होगी फालतू की जिसकी हमें ज़रूरत भी नहीं, अगर हम उसके बारे में सुनेंगे तो हमारे माइंड में विचार भी फिर तरह तरह के चलेंगे, और उससे भी फिर मन शक्ति का जो ह्रास होता है। तो इसलिए अपने भावनाओं को शुद्ध रखने के लिए सबसे पहले जरूरी है अपने विचारों को चेक करना, विचारों को देखना कि हमारे विचार किस क्वालिटी के हैं, फिर हमारी भावनाएं बनेंगी और फिर हमारा जीवन भी उतना ही सुंदर होगा। एक छोटा सा गीत है, मैंने कहीं सुना था, उस गीत को मैं आप विचारों के महत्व के लिए 2 लाइन जैसा भी हो पाए गाने का प्रयास करूंगी। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा फल पाओगे, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। तो ये बहुत सुंदर गीत है। वास्तव में हम जैसा सोचते हैं हम वैसा ही बन जाते हैं, और जैसे ही हम कर्म करते हैं वैसे हम बन जाते हैं। तो यहाँ पर राकेश चंद्र सेमवाल सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, वीरेंद्र भाई जी का एक प्रश्न है कि जब कभी मन में नकारात्मक सोच आ जाती है
तो उसके लिए उस समय सबसे अच्छा उपाय क्या हो सकता है? तो वीरेंद्र भाई जी देखिए, क्या होता है, किसी भी परिस्थिति में जब हमारे मन में नकारात्मक विचार आता है तो वो भी एक बहुत बड़ी जर्नी होती है। क्या होता है कि बचपन से हम हर सिचुएशन में नेगेटिविटी नहीं देख रहे होते हैं। प्राकृतिक रूप से बच्चे के अंदर वो गुण नहीं होता है। वो हम या तो समाज से एक्वायर करते हैं या हम किसी दूसरे को देख करके समझते हैं कि हाँ, अगर ये सिचुएशन आएगी तो हमें इसमें ऐसा रिएक्ट करना है। तो यदि आपके मन में या हमारे मन में कभी भी नेगेटिविटी आ जाए तो उस समय हमें अच्छी चीजें सुननी चाहिए, अच्छी बातें सुननी चाहिए, अच्छे लोगों के बीच में बैठना चाहिए। हमें अपनी ये जो विचार है ना, ये विचार एक तरफ से एक शक्ति है, एक नहर है। तो अगर आप इस पानी के प्रवाह को, ये नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है तो आप इसके प्रवाह को दूसरी तरफ मोड़ दो, इसको सकारात्मकता की तरफ मोड़ दो। आप एक कलाकार हैं, आप एक संगीतज्ञ हैं, आपके मन में दुख हुआ, घृणा आई किसी के प्रति, आपको हर्ट हुआ, आपका मन आज बहुत व्यथित है और आपका सबसे फेवरेट काम है सिंगिंग करना, तो आप अपने उस समय सिंगिंग करो। आप अपने मन को रोक करके वहां पे फुल स्टॉप लगा के अपने मन की दिशा को मोड़ो। जब आप अपने मन की दिशा को मोड़ेंगे तो आप अच्छा महसूस करेंगे और आपका ध्यान भटक जाएगा उस नेगेटिविटी से। शुरू में जब हम अपने मन की दिशा को एक दिशा से दूसरी तरफ मोड़ने का प्रयास करते हैं तो थोड़ी दिक्कत आती है। मन बार बार उधर को जाएगा क्योंकि वो उसको आदत पड़ी हुई है कि ये परिस्थिति आएगी तो मुझे इसमें दुखी ही होना है। तो जैसी शुरू में दिक्कत आती है, लेकिन जब आपको धीरे धीरे उस अपने मन को मोल्ड करने की आदत पड़ जाएगी, अपने मन को आदेश देने की आदत पड़ जाएगी, तो आपके सामने जब भी कभी वो परिस्थिति आएगी तो आप उसको पॉजिटिविटी की तरफ जैसे मोल्ड करेंगे, आपका मन आसानी से मुड़ जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा कि आपके मन में अगर कोई नकारात्मक विचार आता है तो वहां पर आप उस विचार को सकारात्मकता की तरफ मोड़ें, जो आपको सबसे अच्छा काम लगता है। संगीत से बढ़ के तो मुझे लगता नहीं कि कोई दूसरी थेरेपी हो सकती है ऐसी सिचुएशन में, तो आप अपने उस थेरेपी को यूज कर सकते हैं। तो ये है शालिनी डंगवाल, बहुत बहुत स्वागत है भूली। जी सुरेंद्र भाई जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि वास्तव में सकारात्मक सोच रिजर्व बैंक है, जो सारी ही सिचुएशन में हमें उबार सकता है। और हाँ जी, विजय सिंह पवार भाई जी, जी राकेश चंद्र सीमाल जी, विनीता थपलियाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप पुजारी भाई जी कह रहे हैं कि सृष्टि चक्र में विचार ही सर्वोपरि है। जी भाई जी, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि एक संकल्प ही था कि जिस संकल्प के माध्यम से हमारे यहाँ ग्रंथों में बात आती है कि ब्रह्मा जी के मन में परमात्मा इच्छा से एक संकल्प जागृत हुआ कि मैं सृष्टि करूं। तो मैं क्या सृष्टि करूं? तो एक संकल्प ही सबसे पहले आया कि मैं सृष्टि करूं। तो सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा जी के मन में विचार आया और उसी विचार का परिणाम है कि आज ये ब्रह्मांड की रचना हो पाई। तो एक संकल्प से ही जो है संपूर्ण सृष्टि की रचना भी उन्होंने की। और सुरेंद्र भाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप मुझे बराबर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। राकेश चंद्र सेमवाल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भावसुधा पेज की पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। और वीरेंद्र भाई, आपको धन्यवाद है। और जी आप कह रहे हैं कि ये गीता का सार है। बिल्कुल, हमारे हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ जो है वो गीता को इसलिए माना गया है क्योंकि विश्व में जितनी भी कोई धार्मिक ग्रंथ हैं, किसी भी धर्म के, किसी भी संप्रदाय में जो कुछ भी धार्मिक पुस्तकें लिखी गई हैं, उसमें गीता एक ऐसी पुस्तक है जिसकी सबसे ज्यादा भाषाओं में अनुवाद हुआ है। और इसको वैज्ञानिकों ने भी इसको प्रमाणित किया है कि वास्तव में केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक एक ग्रंथ है। तो इसलिए मैं एक बात का अनुरोध आप सभी से करना चाहूंगी कि हमारे सनातनी धर्म में एक बार जरूर सभी को गीता तो पढ़नी ही चाहिए। जी राकेश चंद्र सेमवाल सर कह रहे हैं कि माइंडफुल ब्रीदिंग भी एक उपाय है। जी, यदि अगर कभी कोई अचानक से कोई परिस्थिति ऐसी आ जाए जिसमें हमें टेंशन होती है, हमें एंजाइटी महसूस होती है, तो वहाँ पर हम गहरी सांस लेकर के भी कुछ टाइम के लिए अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। वो एक योग की या ध्यान की, मेडिटेशन की भी एक विधि है। तो हम मेडिटेशन के माध्यम से भी अपने आप को इन स्थितियों से बचा सकते हैं। तो ये भी एक बहुत
कारगर उपाय हो सकता है। प्रतीक राणा जी, धन्यवाद आपका। गुरु पंवार, कहाँ से हैं आप? गुरु पंवार जी, मैं टिहरी जिले से हूँ और अभी वर्तमान में मैं श्रीनगर गढ़वाल में रहती हूँ और एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज अ लेक्चरर में पोस्टेड हूँ और साथ ही मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और अपने उत्तराखंड के साथ ही अन्य राज्यों में भी मैं कई जगह मोटिवेशनल स्पीकर के जो प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ पर जाती रहती हूँ। अमित राजपूत जी, मैडम कैसे हो रही? अच्छा, अमित राजपूत जी, मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे जी। जी अमित राजपूत जी, हेलो जी। तो ये चीज़ें हैं। अब मैं आप सब लोगों के बीच में अपनी कुछ स्वलिखित कुछ रचनाएं भी प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगी कि जब मैं कॉलेज में अपने यहाँ पर 2010, 11, 12 में अपने पोस्ट ग्रेजुएशन अपने श्रीनगर कॉलेज से कर रही थी, तो उस समय पर अंग्रेजी विभाग में जो हमारे यहाँ अंग्रेजी डिपार्टमेंट है वहाँ पर डॉक्टर शकुंतला कुंवर मैम के मार्गदर्शन में, क्योंकि वो हमारे कॉलेज में जो निर्झरिणी पत्रिका निकलती है उसके संपादक हैं, तो कॉलेज की जो पत्रिका निकलती है निर्झरिणी, उसमें मैं 3 वर्षों तक उनके सानिध्य में छात्र संपादक रही। तो विशेष तौर पर तो मैं लेख ही लिखा करती थी पहले, लेकिन क्लास 12th से मैंने थोड़ा थोड़ा कविताएं लिखना शुरू किया। मेरी लेखनी इतनी परिपक्व तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग इस पेज पर अभी मुझे सुन रहे हैं कि जो बहुत लेखनी और अपनी विचार शक्ति के धनी हैं, लेकिन मैंने शुरुआती अपनी आज इस पेज पर मैंने कुछ शुरुआती एक आध रचनाएं अपनी चुनी हैं कि जो मैं आप सब लोगों के मध्य रखना चाहूँगी। तो सबसे पहले एक मैं आप लोगों के मध्य अपनी कविता रखना चाहूँगी। उससे पहले मैं मनोज सिंगल बेचैन भाई जी, जो धौलपुर राजस्थान से हमारे बीच में जुड़े हैं, भाई जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक सांख्यिकी अधिकारी हैं राजस्थान में और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप एक बहुत ही जाने माने प्रसिद्ध कवि हैं, एक लेखक हैं और आप अपना आशीर्वाद मुझे दे रहे हैं इस पेज के माध्यम से। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो मैं अभी कुछ रचनाएं मेरी हैं जो अभी मैंने संपादन के लिए जिन रचनाओं को मैंने रखा है, तो उनमें से इतर में कुछ रचनाएं हैं वो आप लोगों के मध्य रखना चाहती हूँ और मैं आप लोगों का समर्थन चाहूँगी कि आप लोग इन रचनाओं को में जो भी त्रुटियां होंगी तो आप मुझे मार्गदर्शन देंगे। तो सबसे पहली जो कविता मैं आप सब लोगों के मध्य अपनी रखने जा रही हूँ वो मैंने अपने वीर शहीदों के लिए लिखी थी। कुछ पंक्तियाँ, आप जानते हैं कि जब भी हमारे यहाँ हम अपने जवानों की बात करते हैं तो हम बहुत थोड़ा सा हम भावुक भी हो जाते हैं और बहुत गर्वित भी महसूस करते हैं और मेरे मन में हमेशा ही अपने फौजी भाइयों के लिए बहुत ही ज़्यादा सम्मान, आदर और मैं बहुत भावुक भी रहती हूँ अपने इस अपने शहीदों के प्रति। हम सभी लोग अपने जो हमारे जवान भाई हैं जो सरहद पर डटकर हम सभी लोगों की रक्षा कर रहे हैं, उनका बहुत सम्मान करते हैं हम सभी भारतवासी। तो आप लोगों के स्वागत में मैं एक श्रद्धांजलि के तौर पे आपको एक जो हमारे शहीद हैं उनके लिए एक कविता सुनाना चाह रही हूँ। तो तुम पूत सपूत हुए माँ के, तुम पूत सपूत हुए माँ के, तुम लाल हो भारत माटी के। तुम पूत सपूत हुए माँ के, तुम लाल हो भारत माटी के। तुम गर्व हो भारत जननी के, तुम शेर हो बर्फीली घाटी के। तुम गर्व हो भारत जननी के, तुम शेर हो बर्फीली घाटी के। सच्चे प्रेम के पुष्प तुम्ही, सच्चे प्रेम के पुष्प तुम्ही, एक वीर भाई हो भगिनी के। जिस माटी पर फिदा हुए सच्चे मोती उस धरनी के। एक वीर भाई हो भगिनी के, जिस माटी पर फिदा हुए सच्चे मोती उस धरनी के। कहीं करुण कृंदन होगा माँ का। जब कोई भी शहीद हमारा सरहद से उनको लेकर के आते हैं तिरंगे में लपेट करके, तो एक माँ का क्रंदन उस समय बहुत ही भावुक कर देने वाला होता है। तो कहीं करुण कृंदन होगा माँ का, कहीं बच्चे करें चित्कार अहो। कहीं विकल सुहागन प्रिय तुम्हें, ये बलिदान सहज स्वीकार न हो। पर तुम दे गए जो इस माटी को, वह ऋण न चुका हम पाएंगे। आने वाली सदियों सदियों तक मस्तक तुम्हें नवाएंगे। आने वाली सदियों सदियों तक मस्तक तुम्हें नवाएंगे।
जागो भारत के राजधर्म, जागो भारत के राजधर्म, विलंब नहीं करना होगा। चुन चुन कर इन गद्दारों को समूल खत्म करना होगा। वीर जवानों की बलि के हमें कर्ज चुकाने होंगे। वीर जवानों की बलि के हमें कर्ज चुकाने होंगे। भारत माता के आंचल से ये दाग मिटाने होंगे। भारत